नमस्कार, द मूक नायक में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं सोमनाथ वाघमारे साहब, जो एक मशहूर फिल्म मेकर या उभरते हुए फिल्म मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मूक नायक में। या थैंक यू सो मच। मैं मूक नायक को फॉलो करता हूँ एंड मीना ताई के बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, सो थैंक्स मुझे ये स्पेस में इंटरव्यू करने के लिए। अभी आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? और अभी हमने आपका जो चैत्य भूमि है उस पे जो आपने मतलब फिल्म बना रहे हैं उसका ट्रेलर देखा है। उसके अलावा क्या क्या चल रहा है और वो फिल्म कब तक आ रही है? मेरा जो प्रोजेक्ट है, जैसे डॉक्यूमेंट्री जो फील्ड है ना, जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है, उसके लिए टाइम लगता है। मतलब बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, कुछ तो 10-10 साल भी फिल्म बनाते हैं। मतलब हमारे पास उतना प्रिविलेज नहीं कि हम 10 साल काम करें। सो ये डॉक्यूमेंट्री मैंने पैंडमिक के पहले स्टार्ट किया था। जो मुंबई में जो स्पेस है जहाँ पे हर साल पूरा इंडिया से लोग आते हैं दादर मुंबई में बाबा साहब को नमन करने के लिए, तो वो फिल्म उसी पे है जो चैत्यभूमि है। और उसका एक पब्लिक स्पेस, पॉलिटिक्स और बाबा साहब को लेके जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके बारे में। तो वो फिल्म का तो वो प्लान फिल्म नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन का प्लान था, बट बाद में हमने उसको डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट किया। तो वो फिल्म अभी एडिटिंग में है एंड उसका ट्रेलर लास्ट दिसंबर में रिलीज़ हुआ है, दिसंबर के 3 तारीख को। और वो तमिल जो फिल्म मेकर है पारंजित, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है नीलम प्रोडक्शन हाउस, उसके कोलैबोरेशन में वो फिल्म बन रही है। वो एडिटिंग में है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है एडिटिंग में, बट होप वो जल्दी आएगी फिल्म। और उसके साथ साथ ही हमने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, इट्स कॉल्ड बेगमपुरा प्रोडक्शन। बेगमपुरा जो संत रविदास की जो आइडिया है इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी का, उसी नाम से हमने एक सोशल मीडिया पे एक स्पेस क्रिएट किया है। मोस्टली हम इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम छोटे छोटे फिल्में बनाते हैं एंड कुछ लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री, जैसे हमने मानगांव पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इट्स कॉल्ड मेमोरीज ऑफ मानगांव। एंड वही है, उसी स्पेस में हम 7 लोग हैं जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। कोई भी फुल टाइम काम नहीं कर रहे अभी तक वहाँ पे। वो बेगमपुरा प्रोडक्शन का काम और ये एडिटिंग का काम, और मैं टाटा इंस्टीट्यूट में पीएचडी भी करता हूँ, पीएचडी का काम। तो ये काम चल रहा है। आप पीएचडी भी कर रहे हैं, फिल्में भी बना रहे हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो बहुजन, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी फिल्म मेकर या फिर कलाकार या डायरेक्टर या फिर उस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं जो बॉलीवुड में, वो वंचित शोषित समाज से नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? मुझे लगता है बॉलीवुड जो है वो भारत में जो अमीर लोग हैं, जो कि बहुत ही माइनॉरिटी लोग हैं और वो स्पेशली डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, उनके स्टोरीज वो बताते हैं और उन्होंने वो इंडस्ट्री फुल्ली कंट्रोल किया है। और वो जो यहाँ के जो SC ST OBC या अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स है, उनके लिए वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन का बड़ा इशू है स्टोरीज में भी एंड प्रोडक्शन में और फिल्म का मतलब योर इंटायर जो बॉलीवुड है उसमें रिप्रेजेंटेशन का बड़ा मसला है। रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण वहाँ पे दलित स्टोरीज या OBC स्टोरीज या जितने भी मार्जिनल ग्रुप है उनके स्टोरीज नहीं आते। तो वो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, जिस इशू को ग्लोबली अभी एड्रेस किया जा रहा है। जैसे हॉलीवुड हर साल डाइवर्सिटी रिपोर्ट पब्लिक करता है कि कितने ब्लैक लोग आए, कितने अफ्रो अमेरिकन आए, कितने एशियन माइनॉरिटीज़ फिल्मों में आए। बॉलीवुड में ऐसा कोई स्टडी नहीं होता है, ना कि वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं। तो उसी वजह से उनके जो फिल्में हैं वो इस देश के जो माइनॉरिटी लोग हैं जो ऐसा लाइफ जीते हैं, उनके स्टोरीज़ है। तो बॉलीवुड हो या फिर टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, तो उस पे देखा जाए तो एक ही कल्चर, जिनके पास कल्चरल कैपिटल भी है, सोशल कैपिटल भी है, इकोनॉमिकल कैपिटल भी है, उन्हीं का सब कुछ दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे देश पर वही थोपने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में आप उसको कैसे जो है, आपकी जो बेगमपुरा जो प्रोडक्शन हाउस है, नीलम प्रोडक्शन हाउस है पारंजी साहब की, तो ये लोग, आप लोग कैसे उसको चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक उसके समानांतर जो है धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश हो रही है और जारी भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि वो हिस्टोरिकली उनके पास प्रिविलेज है। अभी जो लोग सिनेमा बहुत ही कॉस्टली मीडियम है और आपके पास प्रिविलेज होना चाहिए कि आप वो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है पूरा। सो अगर आपको फैमिली प्रिविलेज है तभी आप वहाँ पे सस्टेन कर सकते हो। वो
तो है। और जैसे समझो महाराष्ट्र में दलित लिटरेचर हुआ, दलित थिएटर भी हुआ, अभी आर्ट फॉर्म में भी दलित विमर्श आया और बाद में वो पूरा इंडिया में फैल गया। वैसे वो आएगा, वो धीरे धीरे आता है। लोग पहले हायर एजुकेशन में आते हैं, बाद में वो कुछ क्रिएट करते हैं, नॉलेज जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि दलित स्टोरीज जो है या यहाँ के जो भी वंचित स्टोरीज जो है वो आ रहे हैं। जैसे साउथ में रंजीत काम कर रहा है, तो वो बड़ा काम कर रहा है, मतलब लार्जर लेवल। महाराष्ट्र और अलग अलग जगह पे लोग आ रहे हैं। तो ये पैरेलल, जैसे दलित लिटरेचर क्रिएट हुआ वैसे एक दिन इंडिया में यहाँ के जो मार्जिनल ग्रुप है उनके स्टोरीज मेन स्ट्रीम में रहेंगे। आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम लोग जन्मभूमि पे मतलब बैठे हुए हैं और यहीं पर हमारी बातचीत चल रही है। बाबा साहब का जन्म यहीं हुआ था, महू में। तो यहाँ के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो भी है यहाँ पे बताया गया कि महाराष्ट्र के लोग ही ज़्यादातर आते हैं। तो क्या वजह है कि जो बाबा साहब की जन्मभूमि है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो बहुजन समाज के, जो बाबा साहब के बताए गए विचारों से प्रभावित भी है, वो भी इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। इसकी वजह आपको क्या दिखती है? जैसे समझो मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ पे बचपन से ही आपको बाबा साहब के बारे में बताया जाता है, आपको एंगेज किया जाता है। वो मुझे लगता है महाराष्ट्र में पैदा होने का एक हमको प्रिविलेज मिला है कि हमको उससे दूर नहीं रखा जाता है। जैसे मेरा सिस्टर की बेटी है, वो अभी से ही बाबा साहब के ऊपर रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के। वो कितने साल? 7 साल के। ओके, तो हमको कभी ये बताया नहीं गया कि तुम्हारा आइडेंटिटी छुपाओ, तुम कौन हो, तुम बाबा साहब के कम्युनिटी से हो, उनको फॉलो करते हो, वो छुपाओ। तो वो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है मुझे लगता है। और बाबा साहब खुद महाराष्ट्र से थे, फूले खूब। महाराष्ट्र का ना एंटी कास्ट जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबा है। मतलब जो संत परंपरा था महाराष्ट्र में, उसमें भी दलित संत थे, उसमें भी ओबीसी संत थे। तो एक लंबा हिस्ट्री का भी वो प्रिविलेज है लोगों को वहाँ के कि फिर भी वहाँ पे से खबरें आती है डिस्क्रिमिनेशन की। इसकी वजह क्या लगती है आपको? डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पे है। मतलब वो तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है। मतलब महाराष्ट्र का सोसाइटी ऐसे थोड़ी है कि महाराष्ट्र में खैरलंजी हुआ था। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का गवर्नमेंट था 2007 में, तब इतना बड़ा मामला हुआ और बहुत दिनों बाद बाहर निकल के आया। कास्ट एट्रोसिटी तो है ही, मतलब हर जगह पे, वो सिटी में है, गांव में है, हर जगह पे है। बट जो मूवमेंट है, मुझे लगता है कि मूवमेंट के वजह से लोग क्या बोलते हैं, अवेयर है कि कहाँ पे क्या है। जैसे मैं महू के बारे में बचपन से ही जानता था, कभी आया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया। बट हमको पता था कि बाबा साहब कहाँ पैदा हुए थे, बाबा साहब का फादर कहाँ पे रहते थे और उनका ट्रैवल कैसे हुआ है। मतलब इंटायर जो जर्नी है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स बच्चों को एजुकेट करते हैं घरों में, मुझे वजह से शायद वहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं। बट मुझे लगता है कि जितने भी बहुजन स्पेसेस है इंडिया में, वहाँ पे यहाँ के बहुजन लोगों ने विज़िट करना चाहिए। क्योंकि हमारा पूरा लाइफ जो है, स्पेशली जो दलित समाज से आते हैं, उनका लाइफ तो काफ़ी डिस्टर्ब लाइफ जैसा है। जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मेंटल हेल्थ के बहुत सीरियस, और सोसाइटी में जो हो रहा है उसका एक अलग डिप्रेशन आपको है। ओके, जैसे जैन यूनिवर्सिटी में अभी एक इशू हुआ, तो उसका हमारा मॉर्निंग ही स्टार्ट होता है एट्रोसिटी का न्यूज़ पढ़ के। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो स्पेसेस है वो आपको प्रेरणा देंगे जीने के लिए और कुछ नया करने के लिए। इसलिए यहाँ विजिट करना ज़रूरी है। एक दो सवाल मैं आपसे और लूँगा। आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो अभी देखा जाए तो भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है जागरूकता नहीं फैली है। और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ का इशू ऐसा मुझे लगता है कि बहुजन वंचित शोषित समाज में, क्योंकि रोज़ कास्ट एट्रोसिटी की खबरें, खुद के साथ उनके साथ भी तमाम तरह की जो है भेदभाव चलता रहता, मानसिक शारीरिक। तो ऐसे समय में आप उनको मतलब किस तरह से जो है बताएंगे, किस तरह से वो जो है ना इन चुनौतियों से निपट सकते हैं? सुनो, उसमें अलग भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने देखा कि आईआईटी बॉम्बे में अभी हाल ही में एक छात्र ने जो है सुसाइड कर लिया। और रोहित वेमुला हमारे सामने इतने बड़े उदाहरण है, इतने इंटेलेक्चुअल और पीएचडी के स्टूडेंट, आप भी पीएचडी कर रहे हैं, उस लेवल पे सुसाइड करना, मतलब आप समझ रहे हैं। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे कोई सवरना बच्चा है, मेंटल हेल्थ तो बहुत ही सबको प्रॉब्लम है और वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना, उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। बट हमको एक्स्ट्रा बर्डन है।
ओके हमको सोशल डिप्रेशन नाम का जो नया टर्म है कि सोसाइटी में जो कुछ होता है हमारे कम्युनिटी के बारे में कुछ होता है, जैसे ये हुआ था ना पैंडेमिक में यूपी में जो मर्डर हुआ था दलित लड़कियों का हथरस में, तो 10 दिन मैं डिस्टर्ब था खुद। ओके सो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है, मैं तो वहाँ पे कभी गया भी नहीं। ओके जब रोहित वेमुला का केस हुआ तो हम लोग डिस्टर्ब, मतलब हमारा महीने में हम शायद 4-5 दिन ही नॉर्मल लाइफ जीते होंगे। तो ये सोसाइटी में जो हुआ रहा है, ये जो पूरा सवर्णा सोसाइटी है वो हमको एक एक्स्ट्रा बर्डन देता है, एक्स्ट्रा जिसको हम सोशल डिप्रेशन बोल सकते हैं। बट जैसे अमेरिका में ब्लैक साइकोलॉजिस्ट है, ब्लैक थेरेपिस्ट है, मुझे लगता है कि वैसे विद इन कम्युनिटी से लोग तैयार होने चाहिए। हमको कोई सवर्णा साइकोलॉजिस्ट हमारे प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। हाँ, एक आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे। पीएचडी करते हुए, पीएचडी भी कर रहे हैं आप, एक बड़ा काम है, और उसके साथ फिल्म मेकिंग भी आप कर रहे हैं कि फिल्में भी बना रहे हैं लगातार। इन दोनों को कैसे संभालते हैं, और आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं? देखो मुझे लगता है हमारे पास बहुत टाइम होता है। ओके जस्ट हमको थोड़ा क्या मिशन, जो क्या बोलते हैं, हमारा जो बाबा साहब का मिशन है, अगर हमने तय किया कि हम इतना टाइम इसको देंगे, इतना टाइम इसको देंगे, तो पॉसिबल है। जैसे मैं जब एमफिल में, मैंने गेल ओम्बेट को बहुत फॉलो किया था, तो मैं हर वीकेंड, हमको टीस में 2 दिन का छुट्टी होता था, मैं फ्राइडे को जाता था और संडे रात को निकलता था। तो मुझे लगता है कि अगर हमने थोड़ा सोचा कि हमको ये करना है लाइफ में, तो पॉसिबल है, हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हर किसी के पास बहुत टाइम होता है। जस्ट हमको उस टाइम के साथ क्या करना है, हमको एक नॉर्मल लाइफ जीना है या हमको कुछ क्रिएटिव करना है जो आगे जाके हमारी सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। तो मुझे लगता है वो हर किसी का चॉइस है। एंड हाँ आगे जो मैं सोच रहा हूँ कि एक तो हम लोग, प्रॉब्लम क्या है, एक सोमनाथ वाघमारे 2 साल में एक फिल्म करेगा। ओके हमारा वही प्रॉब्लम होता है। हमको लगता है कि हमको ना इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने चाहिए जो बाबा साहब ने किए थे। हमारे मूवमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें बहुत ईगो आ जाते हैं एंड वो बहुत ही इंडिविजुअली बन जाते हैं। तो आप अगर इंस्टीट्यूट क्रिएट करोगे ना, तो उस इंस्टीट्यूट से 10 लोग निकल सकते हैं। तो एक तो वही है कि बेगमपुरा प्रोडक्शन के थ्रू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाना है, पॉसिबल हुआ तो फिक्शन भी बनाना है, एंड थोड़ा ट्रेनिंग में भी ध्यान देना है। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। अगर आप काम करोगे, जैसे मैं काम करता हूँ, मैंने इसलिए पीएचडी किया कि पीएचडी के थ्रू में मुझे डिटेल समझता है सोसाइटी का, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उससे, और वो रिसर्च यूज़ होता है। जैसे पार रंजित की फिल्म में आपको सोसाइटी का डिटेल समझता है, बिकॉज उसका जो टीम है ना, जो काला था, जो मुंबई का स्टोरी उन्होंने बताया था, तो उसमें रिसर्च का बड़ा रोल होता है। तो वो एक है, एंड वही ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन, उसी में आगे जाके काम करना है। हमारे साथ फिल्म मेकर सोमनाथ वाघमारे साहब थे, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताए हैं। और अभी हम लोग जन्मभूमि पे हैं, दमूक नायक के साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार।